सोमवार को सीएम तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में पीएम मोदी से सीएम ने उत्तराखंड के विकास कार्यों पर चर्चा की है। साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ में चल रहे विकास कार्यों पर भी मंथन किया है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के दौरान की गई तैयारी और वैक्सीनेशन पर भी चर्चा की गई है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के राजनीतिक हालात और संगठन के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। साथ ही कोरोना संकट के समय सरकार द्वारा किए गए बेहतर कार्य पर भी चर्चा की गई। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के 3 बड़े नेता हरीश रावत, प्रीतम सिंह और इंदिरा हृदयेश दिल्ली में हैं। चुनाव को देखते हुए तैयारी, दावेदारी और लॉबिंग का दौर शुरू हो गया है। सल्ट उपचुनाव में हार के बाद प्रभारी देवेंद्र यादव को हटाने की भी चर्चा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड में बिना चेहरे के चुनाव में उतरने की बात कह चुके हैं। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भी ताल ठोक रहे हैं। वहीं हरीश रावत के समर्थकों का कहना है कि हरदा सब पर भारी है कि प्रभारी बदलना या मनमुटाव होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस की नीतियों में जिन्होंने विश्वास करना है वो लोग कांग्रेस को वोट देंगे। मेरा सीधे कहना है कि भाई हरीश रावत जी के जो है नेतृत्व में उनके चेहरे पे चुनाव हो तो निश्चित तौर पे हम लोग जो है फिर सरकार बनाएंगे 2022 में। जिस तरह 2002 में उत्तराखंड में जिस तरह कांग्रेस एक तरफ से बंजर हो गई थी, हरीश रावत जी ने उसको हरा भरा करने का काम किया, तो उसी तरह जो है इस समय भी चुनाव हरीश रावत जी के नेतृत्व में होना चाहिए। अब अंतिम पारी खेलनी है तो अंतिम पारी में सारे दल अपने सिपाही सालारों को चाक चौबंद कर रहे हैं, तो कोई बहुत अलग सी बात नहीं है। इसको हम ये नहीं मानेंगे, क्योंकि अब तैयारियों का समय आ गया। तो दिल्ली में रहना सभी दलों के बड़े नेताओं का एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। 15 जून से मानसून काल शुरू हो जाएगा। इससे ठीक पहले सोमवार को आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में विधानसभा में समीक्षा मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में पहली बार आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्रों के विधायक मौजूद रहे। मीटिंग में जो आंकड़े रखे गए वो चौंकाने वाले थे। उत्तराखंड में 341 गांव आपदा की दृष्टि से संवेदनशील चिन्हित हैं, लेकिन इनमें से 116 गांव का अभी तक भूगर्भीय सर्वेक्षण ही नहीं हो पाया है। कई गांव तो ऐसे हैं जिनका सूची से नाम ही गायब है। वहीं धन सिंह रावत ने कहा कि जिम्मेदारी मिले हुए 55 दिन हुए हैं, जिसमें 22 मीटिंगें ले चुका हूं। बाकी कमियों को जल्द दूर किया जाएगा। मैं देख रहा हूँ 2017 की आपदा प्रभावित गांव का लिस्ट आपदा प्रबंधन के पास नहीं पहुंचा है। मंत्री जी के द्वारा जिलाधिकारी से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि 22 गांव का लिस्ट भेज दिया गया, 8 गांव की लिस्ट अभी भी बची है। बड़ी निराशाजनक बात है कि सिर्फ मेरे जो रुद्रप्रयाग जिले का एक ही गांव पुनर्वासित करने के लिए रखा गया है, और जो भी अभी तक की जो सूची उपलब्ध कराई गई वो सब 15 से पहले की सूचियां हैं। 55 दिन मुझे मंत्रालय मिले हुए हैं और 55 दिन में अगर मैंने 22 मीटिंगें कर दी आपदा के लिए, तो आप जान सकते हैं कि हम कितने एग्रेसिव मोड में काम कर रहे हैं। और आप लोगों को भी लगा होगा कि जहां जहां भी आपदा क्षेत्र है मैं वहां भी भ्रमण करके आया हूं। देहरादून में पलटन बाजार में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। आज व्यापारियों ने दुकानें खोली और देखते ही देखते बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि सरकार ने कुछ ही दिनों में खोलने की परमिशन दी है, लेकिन बाजार में ज्यादातर दुकानें खुली देखी गई हैं। गवर्नमेंट ने आज से कुछ दुकानों को खोलने की छूट दे दी है, और उसी के मद्देनजर अगर हम बाजारों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुकानें खुल गई हैं, लेकिन ज़्यादातर दुकानें जिनके ऑर्डर्स नहीं भी थे खोलने के वो भी यहाँ पर खुले हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग इतने परेशान थे कि ये जो मेहंदी वाले हैं वो भी यहाँ पर बैठ गए हैं और उन्होंने भी अपनी दुकान यहाँ पर लगा ली है। जैसे ही कुछ दुकानों को खोलने की छूट गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, वो ना खुलते हुए उसके अलावा जो है बाकी दुकानें भी यहाँ पर खोल दी गई हैं व्यापारियों की तरफ से। हालांकि प्रशासन को यहाँ पर देखना चाहिए कि किस तरीके से ऑर्डर्स का पालन यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि नियमों की धज्जियां अभी भी यहाँ पर उड़ती हुई नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। कोरोना कर्फ्यू के बीच में मिली छूट से बाजारों में फिर से भीड़ दिखाई दे रही है। कोटद्वार के बाजारों में भारी भीड़ दिखाई दी। इस दौरान लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। इससे एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा बन गया है। कई जगह बाजारों में जाम जैसी स्थिति दिखाई दी।
इसे कंट्रोल कर पाना प्रशासन के लिए भी चुनौती बन गया है। लेकिन मार्केट में इस तरह से आवाजाही करते समय सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना ये अपने आप में काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी होता है और इसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि बाजारी क्षेत्रों में जो खासतौर से कंजेस्टेड एरिया हैं वहाँ पर एक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से लोगों को थोड़ा सा ये लगे कि भाई हाँ इसका हमें अनुपालन भी करना है, तो अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से इसको थोड़ा सा और बेटर। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की मार सबसे ज्यादा पर्यटन के कारोबार पर पड़ी है। टिहरी झील बोटिंग पॉइंट पर दुकानदारों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। उनके सामने अपना परिवार पालना भी एक चुनौती बन गया है और रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लॉकडाउन के चलते करीब 1 साल से इनका काम धंधा बंद पड़ा हुआ है और कई दुकानदार कर्ज के बोझ तले दब गए हैं। शुरू में कुछ सामाजिक संगठनों ने इनकी मदद की, लेकिन अब कहीं से इनके कोई मदद नहीं मिल पा रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। सर हम क्या करें, हम तो इतने परेशान हैं यहाँ। जब से हम बोटिंग पॉइंट पे आए हैं, कभी आंधी कभी तूफान, ये पिछले साल वाला लॉकडाउन, इस साल भी लॉकडाउन लग गया। हमारी तो आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि घर में रोटी खाने तक के लिए पैसे नहीं है। हम कहाँ जाए, कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं। इस समय स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि कोई पूछने वाला नहीं है। कौन सी गाइडलाइन हमारी समझ में नहीं आ रही है कि ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था है, क्या उनके लिए जो है क्या सहायता है, किस तरह का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हम इतने परेशान हैं, खाने के लिए घर में पैसा नहीं है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सुनने वाला कोई नहीं है, हमारी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चंपावत में टैक्सी चालकों ने और मालिकों ने प्रदर्शन किया है। इन लोगों का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर में कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। ज्यादातर टैक्सियां खड़ी हैं, जिससे चालकों का वेतन और वाहनों की किस्त देना भी मुश्किल हो गया है। टैक्सी मालिकों ने सरकार से बैंक ब्याज और इंश्योरेंस माफ करने की मांग की है। टैक्सियों में बहुत बुरी मार पड़ी है। पहले कोरोना काल में भी मार पड़ी थी और अब भी मार पड़ी है। हमारे टैक्सी वाले जो है भुखमरी के कागार में है, इनका टैक्स माफ़ किया जाए, इनकी किस्तें माफ़ की जाए, फिटनेस माफ़ किया जाए, इंश्योरेंस माफ़ किया जाए। ये मेरा सरकार से निवेदन है। उत्तराखंड में कोरोना केस में रिकॉर्ड कमी आई है। बीते 24 घंटे में सिर्फ 395 केस सामने आए हैं, जबकि 21 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 2335 मरीज रिकवर होकर घर पहुंच गए हैं। राज्य में अभी भी 14,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। राज्य में रिकवरी रेट करीब 92% तक है। वहीं आज हर जिले में 100 से कम केस आए हैं। देहरादून में 94, हरिद्वार में 62, नैनीताल में 35, उधम सिंह नगर में 39 नए केस सामने आए हैं। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने फिर उत्तराखंड को कोविड राहत सामग्री भेजी है। सांसद अनिल बलूनी ने आध्यात्मिक गुरु श्री एम के सहयोग से 14,000 ऑक्सीमीटर, कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और मिनी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भेजे हैं। ये सभी उत्तराखंड सरकार को दिए जाएंगे, फिर राज्य के सभी जिलों में भेजे जाएंगे। अनिल बलूनी ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के लिए जितना हो जाए उतना काम करने की कोशिश की जा रही है। लोग जानते हैं कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कोविड की महामारी चल रही है, उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं है। और हम सब लोग, क्योंकि उत्तराखंड से सांसद होने के नाते मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि उत्तराखंड के लोगों को इस कोविड की महामारी में कुछ हमारी तरफ से जो योगदान हो सके, वहाँ के हेल्थ सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, उसके लिए लगातार शुरू से प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे कंसनट्रेटर हो, चाहे मेरी सांसद निधि हो, या अपने जो इष्ट मित्र हैं उनके सहयोग से कुछ ना कुछ सहयोग उत्तराखंड में इस कोविड के टाइम पे करने का हम लोगों का विचार है। आज बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीमीटर, लगभग 14,000 से अधिक ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हम लोग ये अभी उत्तराखंड के लिए भेज रहे हैं। आज का जो सामान है, ये एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु श्री एम हैं, उनके सहयोग से ये विदेश से सामान जो आया है, ये उनके सहयोग से आया है। मैं उनका भी आभारी हूँ बहुत बहुत कि उन्होंने इस मुसीबत के समय में उत्तराखंड की मदद की है। और ये सारा सामान उत्तराखंड राज्य सरकार को जा रहा है, वहाँ से अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार नगर निगम के बीजेपी पार्षदों ने मेयर अनीता शर्मा और नगर निगम के अधिकारियों पर घोटाले का आरोप लगाया है। साथ ही मेयर से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि अगर उनके लगाए आरोप को गलत साबित होता है तो वे इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। बीजेपी पार्षदों ने मेयर पर KRL, उषा बेकरो और लाइट घोटालों से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए
और जांच की भी मांग की है। उषा ब्रेको का लगातार हम जब से उषा ब्रेको का किस्सा चल रहा है वो आज हमने आप लोगों के सामने रखा है। KRL का रखा है और लाइट का रखा है। हमारे 3 ये घोटाले चल रहे हैं जो कि हमने आपको पूर्ण रूप से पेपर के साथ दिए हैं, विद प्रूफ दिए हैं। मेयर साहिबा को ही नहीं, निगम के सभी अधिकारी जो घोटालों में सम्मिलित हैं, मैं सबको, हम सभी पार्षद उन सबको ये खुला चैलेंज करते हैं कि या तो वो जनता हित सोचें, अगर इसमें हम गलत साबित होते हैं तो हम सभी पार्षद सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे, नहीं तो उनकी नैतिकता बनती है वो सब इसमें अपना इस्तीफा दें। आगे बढ़ते हैं। चंपावत के लोहाघाट में नवविवाहिता की ससुराल में संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने महिला के पति और सास को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया था और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मध्य रात्रि का है। इसमें जो है लड़की को मृत अवस्था में जो है ये लोग ससुराल पक्ष वाले हॉस्पिटल लाए थे और हमारी विवेचना चल रही है और हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जो रिजल्ट आएगा वो सामने हम आपको दे देंगे और अभी हमने आज अरेस्ट करने की पूरी प्रक्रिया जारी रखी है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद नैनीताल की कई झीलें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। अब इन झीलों को बचाने के लिए सिंचाई विभाग ने कमर कसी है। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल की प्रसिद्ध कमलताल और सरिताताल झील को संवारने के लिए सिंचाई विभाग ने करीब 30 लाख का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। पंतनगर यूनिवर्सिटी की रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर इन तालों में पारिस्थितिक संतुलन और इकोलॉजी सिस्टम पर काम होना है। साथ ही सरिताताल झील से शैवालों को साफ करना है। जीवी पंत यूनिवर्सिटी ने उसमें इकोलॉजिकली अनबैलेंस कुछ चीज़ें पाई हैं। अपना रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया है 29.81 लाख का, जो कि सैंक्शन के लिए ऊपर को भेजा जा चुका है। जैसे ही ये पैसा मिलता है तो हम समझते हैं इकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है और उनके द्वारा ये कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ साल से इन झीलों की दशा खराब होती जा रही है। कमलताल में ट्रीटमेंट के नाम पर ग्रास कार्प मछली डाल दी, जो कि कमल के फूलों के लिए खतरा बनी रही। वहीं सरिताताल में भी लगातार जा रही गंदगी को रोकने की कोशिश नहीं की गई है। यहाँ पर आपकी कैरा नाम का एक शैवाल पाया जाता है और शैवाल की एक खासियत होती है कि वो बहुत तीव्रता से द्विगुणन करता है और वह लगातार बढ़ता है और बहुत तेज़ी से रेप्लिकेशन के कारण तालाब बहुत कम समय में भर जाता है। तो दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब तक जो तालाब के भीतर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सप्लाई हो रही है उसको न रोका जाए और साथ ही साथ शैवाल का परमानेंट ट्रीटमेंट न किया जाए, तब तक इस तालाब की जो समस्या है वह सॉल्व नहीं हो सकती। पिछले कुछ सालों से नैनीताल के आसपास की कई झीलों का अस्तित्व खत्म हो गया है। अगर जल्द ही इन झीलों पर काम नहीं हुआ तो इन झीलों पर संकट आ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।